हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सेल्फ स्टडी फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th, जिसमें हम बात करेंगे अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। जब सिलेबस चेंज हो गया है तो ए से 6 बन गया है। ठीक है, इसमें हम नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में बात करेंगे कि हमारे बॉडी में किस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और एक आवश्यक सूचना, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसको शेयर भी कर दें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है नियंत्रण। आखिर नियंत्रण है क्या, है ना। नियंत्रण कहते किसको हैं? तो पहला जो पॉइंट है कि जीवों में होने वाला समन्वय को स्थापित करने वाले व्यवस्था को नियंत्रण कहते हैं। मतलब जो समन्वय हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? समन्वय हो रहा है। जैसे मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को पैर में है सो कांटा है से चुभ गया है, तो हमारा हाथ फटाक से क्या होता है, वहाँ पे पहुँच जाता है, तो ये नियंत्रण हो गया। तो उसको स्थापित करने वाले समन्वय को क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। अब समझते हैं समन्वय के बारे में कि आखिर समन्वय है क्या। जीवों में अनेक प्रकार के जैव प्रक्रम होते हैं ना। हम इसके पहले शुरू में बताया जैव प्रक्रम के बारे में। तो इन सभी के बीच जो तालमेल होता है ना, इन सभी के बीच में क्या हो रहा है? एक तालमेल बैठा हुआ है। ठीक है, कि अगर चोट लगेगा तो उसका सूचना मस्तिष्क जाएगा, मच्छर काटेगा तो हमारा हाथ वहाँ पे चला जाएगा। तो ये तालमेल है। ठीक है, यदि आँख में कुछ पड़ रहा है तो पलक ऐसे अचानक ऐसे झपक लेगा, तो ये सब क्या है? तालमेल है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? समन्वय बोलते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्या है, जीवों में क्रियाएं वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब है जो भी क्रिया हो रहा है ना, वो वृद्धि से संबंधित नहीं होती। जैसे दौड़ता है और कुत्ता है, कोई कुत्ता है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यदि कुत्ता है दौड़ रहा है, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वह वृद्धि कर रहा है। समझ में आ रहा है? झूले में खेलता हो बच्चा, यदि कोई बच्चा झूले में खेल रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वह वृद्धि कर रहा है। जो भी इस वक्त क्रिया हो रहा है, लेकिन इसको हम वृद्धि से संबंधित नहीं मानेंगे। तो एक जानवर देखते होंगे कि बैठी रहती है जुगाली करती हुई, भैंस, गाय हो या भैंस हो, वह अपना मुंह क्या करती है? चलाते रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि वह वृद्धि कर रहा है। ठीक है, वो अपना क्रिया कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हैं, उसको हम क्या कहेंगे? वृद्धि नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? उसको हम वृद्धि नहीं कहेंगे। ठीक, अब समझते हैं उद्दीपन क्या होता है। स्टिमुलस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, वो उद्दीपन हो गया। मतलब को पर्यावरण में कुछ परिवर्तन हुआ और उसके अनुसार हम क्या किए? अपने आप को ढाल लिए, वो हमारा क्या हो गया? उद्दीपन। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास क्या है? प्रकाश है ना। जैसे फिगर समझ सकते हैं, अचानक देखते हैं कि आँख पर प्रकाश आ रही है, हमारा जो हाथ है वो क्या होता है? हमारा हाथ बहुत जल्दी आगे आ जाता है, आँख के सामने आ जाता है, ताकि ऐसे आँख का जो रोशनी है वो हमारे चेहरे पर नहीं पड़े। ठीक है, अब जैसे ऊष्मा है, क्या है? ऊष्मा है। तो जब ठंडा के मौसम में देखते हैं तो ऐसे हम इसके संपर्क में आ जाते हैं, ताकि हमको ऐसे गर्मी का एहसास हो, है ना। समझ में आ रहा है? ध्वनि जब बहुत तेज़ों से ध्वनि आती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अपना जो कान है वो बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है। सुगंध है, जैसे अगरबत्ती जल रहा है ना, या किसी फूल का सुगंध है, तो देखते होंगे कि बहुत ही अच्छा ऐसे फील आता है, तो नाक ऐसे उस पर वर्क करना शुरू कर देता है। तो इस सारे को क्या बोलते हैं? उद्दीपन। मतलब जो परिवर्तन होता है हमारे पर्यावरण में, उसको क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं अनुक्रिया क्या होता है। अनुक्रिया, रिस्पॉन्स इसे कह सकते हैं।
ये दो तरह के होता है ऐच्छिक क्रिया। क्या होता है? ऐच्छिक। ऐच्छिक माने इच्छा से काम करने वाला, मतलब वैसी क्रिया जिसे हम अपनी इच्छा से नियंत्रण कर सकते हैं, वो क्या होता है? ऐच्छिक क्रिया होता है। जैसे लिखना, तो अब मन करेगा तो लिखेंगे, नहीं मन कर नहीं लिखेंगे। खाना है तो खाने का मन करेगा खाएंगे, नहीं खाना होगा तो नहीं। दौड़ना है तो दौड़ सकते हैं, रुकना है तो रुक जाएंगे। तो क्या हो गया? अपनी इच्छा से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऐच्छिक, जिसका हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और अनैच्छिक क्रिया, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसी क्रिया जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे फिगर दिख रहा है, ये धड़कन है, ये धड़क रहा है, इसको हम बोलेंगे रुक जा, तो रुकेगा नहीं, ये अपने ही काम कर रहा है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो इसे ऐसी क्रिया बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। इसको पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित करते हैं। पश्च मस्तिष्क पढ़ेंगे आगे, वो इसे नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसे दिल का धड़कना हो गया, पाचन। अब बोलेंगे पाचन नहीं होगा तो नुकसान है ना जी हमारे शरीर के लिए। श्वसन हो गया, लार जब आना है तो हम लार को रोक सकते हैं, हम चाहेंगे कि लार रुक जा, रुकेगा नहीं रुकेगा। तो वैसी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, और वैसी क्रियाएं जो क्या है हमारे नियंत्रण में है उसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया, अभी क्या होता है प्रतिवर्ती क्रिया समझते हैं। पॉइंट है, किसी उद्दीपन के प्रति अचानक की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब से कुछ अचानक कुछ हुआ, जैसे मान लिया मच्छर काट लिया, तो हमारा हाथ बिना किसी को सूचना दिए फटाक से हमारा हाथ वहाँ पर पहुँच जाता है। या पैर में कांटा चुभ जाता है तो देखते हैं बहुत जल्दी हमारा हाथ पहुँच जाता है। तो ऐसी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया होती है जो बहुत तेज़ी से काम करती है, ठीक है। ऐसी क्रियाओं को हम मेरु रज्जु से नियंत्रित करते हैं। कहाँ से? मेरु रज्जु से नियंत्रित करते हैं। इसे अपनी सोच से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हम सोचेंगे कि नहीं ऐसे हमारा हाथ नहीं जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। वो हाथ वहाँ पे जाएगा तो जाएगा, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं कि गर्म वस्तु को छूने पर अचानक हाथ का तो हटाना। वैसे मान लो अचानक मेरा हाथ चला गया, हम तो आग के पास पहुँच गए, तो मैं हम अपने हाथ को करेंगे हटा लेंगे, ठीक है। सुई चुभ जाएगा, कांटा चुभेगा तो अचानक आँख पर प्रकाश पड़ रहा, अचानक हाथ पहुँच जाएगा। ऐसा नहीं कि हम आँख के आगे हाथ नहीं डालेंगे। तो जो क्रियाएं अचानक होती है ना किसी उद्दीपन के प्रति, ठीक है, वो होता है क्या? प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। अब समझते हैं ग्राही अंग। ग्राही अंग माने संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रिय जिसको कहते हैं। हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसी के बारे में समझेंगे। पहला है, हमारे वातावरण में हो रहे अनेक प्रकार के उद्दीपनों को या सूचनाओं को प्राप्त करने की विशेष प्रकार की संरचना बनाई गई है, जिसे हम ग्राही अंग कहते हैं। जैसे क्या? जैसे कान हो गया जो सुनने का काम करता है, नाक है वो सूंघने का काम करता है, जीवा चखने का काम करता है, त्वचा ठंडा हो गर्मी हो उसका महसूस दिलाता है, आँख देखने का काम करता है। ये सारे क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं जो स्पेशल हमारे बॉडी के लिए बनाया गया है। अब समझते हैं पहला, रस संवेदी ग्राही क्या होता है? यह प्रायः जिह्वा या मुंह में उपस्थित होता है, जो स्वाद का पता लगाता है ना। जिह्वा क्या करती है? स्वाद का पता लगाती है, उससे बोलते हैं रस संवेदी क्या? ग्राही, है ना। फिगर दिख रहा है यहाँ से आराम से, वो क्या जीभ है जिसकी सहायता से हम मीठा हो या तीता हो, खट्टा हो, कड़वा हो सब महसूस करते हैं ना। आगे है घ्राण। घ्राण माने सुगंध, जो हमारे नाक से रिलेटेड है। माने यह प्राय नाक में पाया जाता है, जो गंध का पता लगाता है। किसका पता? गंध, ठीक है, नाक के द्वारा। प्रकाशग्राही यह है सो आँख में पाया जाता है, जो देखने का कार्य करता है। किसके लिए? देखने का। अब आँख है क्या करता है? देखने का काम करता है, सिंपल सा बात है। हमें अगरबत्ती का सुगंध घ्राणग्राही तंत्र के नाक में होता है। जैसे मतलब हमारा क्या होता है? नाक में होता है, एक घ्राणग्राही होता है, ठीक है। ये फिगर के माध्यम से ये देखो, ये हमारा नाक है, ये हमारा क्या है? घ्राणग्राही है, ठीक है। जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अगरबत्ती हो या किसी पुष्प का सुगंध हो, वो हमसे उसके बारे में फील हो जाता है कि हाँ ये घ्राणग्राही है, ठीक है। मतलब ये फूल का सुगंध है या अगरबत्ती का सुगंध है ना। उसके बाद है ध्वनिग्राही।
ध्वनि माने कान से, जो मतलब आवाज़ से संबंधित है। यह कान में पाया जाता है और सुनने का कार्य करता है ना। जो ध्वनि से संबंधित कान है ना। ताप या उष्माग्राही त्वचा से संबंधित है ना। जो सर्दी हो या गर्मी हो उसका अनुभव करवाता है ना। ये त्वचा दिख रहा है, ये त्वचा से संबंधित है। ठीक है, तब इस प्रकार से फिगर के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब समझते हैं प्रतिवर्ती चाप के बारे में। आखिर प्रतिवर्ती चाप होता क्या है। वह प्रक्रम जो आगम संकेतों को पता लगाने, जो आने वाला संकेत उसको पता लगाने और तुरंत से उस पर क्रिया करने का कार्य करता है, जो अतिशीघ्र पूरा हो जाता है, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मतलब एक रास्ता होता है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, एक रास्ता जिसमें से जो संख्या माना कांटा चूहा तो जिस रास्ता से आ रहा है और उस रास्ता में जो क्रिया हो रहा है उसके बारे में पता लगाता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्रिया करने में जो मदद करता है वो क्या कहता है, प्रतिवर्ती चाप होता है। क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप के संकेत जिस पथ पर जाते हैं उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस रास्ता से प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे कांटा चूहा तो कांटा चूहा तो उसका एहसास होगा ना जी, तो जिस रास्ता से जाएगा, ठीक है, उसी रास्ता को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। कोई दिक्कत, जैसे मैं यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना। जैसे मान लिया जाए कि एक हमारा एक कप है और यहाँ से क्या होगा, इसका जो गर्मी है इसको फीलिंग हुआ, क्या होगा, ये यहाँ से इस रास्ता से जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इस रास्ता से जाएगा और इसका सूचना है से फटाक से कहाँ गया, मस्तिष्क तक। वापस से क्या किया, इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया और इसी रास्ता से कहा गया वापस चला गया। तो ये क्या बोलेगा कि हाथ को हटा लो। ठीक है, तो ये जो रास्ता बना, ठीक है, ये रास्ता जो बना वही क्या कहलाया, प्रतिवर्ती चाप। समझ में आया, प्रतिवर्ती चाप। अब ऐसे प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में क्या संबंध है, अंतर है। किसी उद्दीपन के प्रति अचानक या जो तेज क्रिया होता है वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया के संकेत जिस पथ पर जाते हैं वो क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा हाथ फटाक से हट गया तो प्रतिवर्ती क्रिया हो गया, लेकिन जिस रास्ता से जो संकेत गया है, इन्फॉर्मेशन जो उष्मा का जो इन्फॉर्मेशन था वो गया मस्तिष्क तक, फिर वापस आया जिस रास्ता से। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, प्रतिवर्ती चाप। बात समझ में आया। तंतु तंत्रिका तंत्र, ये होता क्या है आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि तंत्रिका तंत्र जंतु के शरीर का एक भाग है जो व्यवहार का समन्वय करता है और शरीर के विभिन्न भागों में संकेत भेजता है। ठीक है, और दूसरा है यह न्यूरॉन का संगठित जाल होता है जो सूचना को विद्युत आवेग द्वारा पहुंचाता है। आप कभी देखे होंगे कि जब हमारे पैरों में कांटा चुभता है तो उसका एहसास होता है, तो वो होता कैसे है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे तंत्रिका तंत्र हैं, न्यूरॉन हैं, जो क्या करता है कि उस सूचना को हमें पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। तो वो सूचना आता है मस्तिष्क में और मस्तिष्क से वो क्या होता है, वो जहाँ पे सुई या कांटा चुभता है वहाँ पे ऐसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है कशेरुकी जीवों में दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो पहला देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, कहता है यह मेरुरज्जु और मस्तिष्क के मिलने से बना होता है। देख लो, ये हमारा मस्तिष्क है और ये हमारा मेरुरज्जु है। ये दोनों को जब मिला देंगे और जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण होगा वो हमारा क्या कहलाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मतलब ये हमारा जो सर है वो सर और ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी है वो, ये दोनों को मिला देने से क्या बनता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कहता है यह तंत्रिका का समूह होता है जो मेरुरज्जु से मिलकर शरीर के दोनों ओर विस्तृत होता है और पीएनएस है ना तंत्रिका
का द्वारा शरीर के अलग अलग हिस्से में सीने से जोड़ता है। देखो अब ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मस्तिष्क है और ये हमारा रीढ़ का हड्डी है और सूचना जाता है ऐसे रीढ़ की हड्डी के पास से मस्तिष्क जाता है, मस्तिष्क से कहाँ जाता है फिर जहाँ पे हमको चुभन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हम इस प्रकार से परिधेय तंत्रिका तंत्र काम करता है, ठीक है। अब है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, ये होता क्या है। देखो सबसे पहले कि इस प्रकार से फिगर है, ठीक है। इस फिगर को समझने का काम करेंगे। ये हमारा सेंटर होता है, इसको बोलते हैं ध्रुमिका। ये हमारा ऐसे तंत्रिकाक्ष होता है, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है और एक कोशिका होता है, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम में आता है कि तंत्रिका तंत्रिका नामांकित चित्र बना है, तो इसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। और इस किस प्रकार से दो तंत्रिका तंत्र यहाँ पे यदि हम एक और तंत्रिका तंत्र मिला दें, ठीक है, तो इस भाग को बोलते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, इस भाग को बोलते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर है क्या। पहला हमारे पास है यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है। यह संदेश संसाधित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग प्रयुक्त करता है और यह हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है और पेशी द्वारा क्रिया करता है, ठीक है। जैसे त्वचा है, तो त्वचा में क्या होता है, सुई का चुभन हुआ, फिर ये त्वचा से चला गया कहाँ पे, हमारा पेशी द्वारा, और पेशी चला गया कहाँ पे, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे, उसके बाद हमारा मस्तिष्क में चला जाएगा। और इस प्रकार से हमें सूचना प्राप्त होता है। किसी भी ठंडा लग रहा है या गर्मी लग रहा है उसका सूचना हमें मिलता है, ठीक है। अब इसमें कुछ भाग हैं, समझते हैं। पहले ध्रुमिका। ध्रुमिका करता क्या है, कोशिका काय से निकलने वाली धागे संरचना होता है वो कहलाता है ध्रुमिका कहलाता है। कोशिकाएं क्या है, प्राप्त सूचना को विद्युत आवेग में बदलता है। कोशिकाक्ष जिसको एक्सॉन कहते हैं या सूचना को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। अंतर्ग्रथन क्या है, सिनेप्स बोलते हैं। दो तंत्रिका तंत्र के बीच के भाग को कहते हैं सिनेप्स। विद्युत आवेग के रासायनिक संकेत में बदलने का काम करता है कौन, सिनेप्स, ठीक है। से तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है, पहला ये समझना है कि सूचना तंत्रिका तंत्र के ध्रुमिका से उपार्जित होकर रासायनिक क्रिया द्वारा या विद्युत आवेग पैदा करता है और यह ध्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है और तंत्रिकाक्ष से होते हुए अंतिम सिरे तक जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायन का विमोचन करता है और सिनेप्स के पार करते हुए अगली तंत्रिका तक जाता है। देखिए ये ध्रुमिका है, यहाँ से सूचना जाता है इस कोशिका में और इसके द्वारा सूचना पहुँचता है यहाँ तक। यहाँ पे 11 न्यूरॉन है, ये क्या करता है, इसको ऐसे ट्रांसफर कर देता है सूचना को और फिर इस प्रकार से जाता है सूचना और इस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड होते हमारा मस्तिष्क जाता है, वो आदेश देता है, फिर वापस ऐसे जो सूचना होता है हमारा वो ऐसे प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये पता लगाते हैं ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है या किसी चीज़ का आभास होता है, तो इस प्रकार से सूचना हमारे बॉडी में आता है, ठीक है। अब देखो मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है। पहला भाग है मस्तिष्क, दूसरा भाग है मेरुरज्जु, दो भाग है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक फिगर में जो दिख रहा है वो मस्तिष्क है और देखो ये हमारा क्या है, मेरुरज्जु है। दो भाग है मानव तंत्रिका तंत्र के, दो भाग। अब देखो मेरुरज्जु क्या है, अब फिगर में देख सकते हैं कि मेरुरज्जु, ये हमारा मेरुरज्जु हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारा हो गया मस्तिष्क, ठीक है। पहला मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की इसकी बनी होती है जो सोचने के लिए सूचना प्रदान करता है। सूचना में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंध होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। यह शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करता है और उसका समाकलन करता है और इसकी सुरक्षा रीढ़ की हड्डी करते हैं, ठीक है। कौन करता है, रीढ़ की
हड्डी करता है। तो यह है मेरुरज्जु के बारे में। यह मेडुला ऑब्लांगेटा से शुरू होकर रीढ़ की संपूर्ण लंबाई में स्थित होता है। इसका ऊपर 3 तनिकाएं चढ़ी होती हैं। इसके मध्य में तरल भरा होता है, लिक्विड होता है। यह श्वेत द्रव बाहर तथा धूसर द्रव अंदर की ओर होता है। इसके कार्य क्या है? आवेगों को मस्तिष्क तक ले जाता है और अनुक्रिया को धड़ मने सर तथा हाथ पैर तक ले जाता है। जो क्रिया होता है उसको ले जाता है, मतलब मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाता है और फटाक से उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। अब है मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है कि एक हड्डियों के बॉक्स में होता है जिसके अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क सभी क्रियाओं का समन्वय का केंद्र है। मतलब सारा मेन हमारा जो सिस्टम वर्क करता है वो मस्तिष्क है। ठीक है, यह क्या करता है? सोचने की अनुमति तथा सोचने पर क्रिया करने का अनुमति देता है। इसका भार 1.36 kg होता है और मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होता है। कितना जोड़ी? 12 जोड़ी। ठीक है, अब ऐसे देखो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। धूसर द्रव न्यूरॉन की कोशिका का बना होता है और श्वेत द्रव होता है वो एक्सोन तंतुओं का बना होता है। ठीक है, देखो जितना टॉपिक लिखा हुआ है सारा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो समझते हैं अग्र मस्तिष्क क्या होता है। यह मस्तिष्क का सबसे जटिल तथा विशिष्ट भाग होता है। यह प्रमस्तिष्क तथा डायनासेफ्लॉन से बना होता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो 2 भागों में होता है। यह कटकों तथा खांचों के कारण सांवली होती है। यह आंतरिक रूप से खोखला होता है और बाहरी क्षेत्र में तंत्रिका कोशिका का जाल होता है। ठीक है, आगे क्या है? भीतरी भाग सफ़ेद रेशों का होता है और कॉर्पस कैलोसम दोनों भाग को जोड़कर रखता है। बायां भाग जो होता है वो बायां भाग शरीर तथा दायां भाग दायां शरीर को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? यह ऐच्छिक पेशी को संकुचित करता है तथा इनका नियंत्रण करता है। यह संवेदी अंगों से जाने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है। यह मस्तिष्क कार्य से सोचना, ठीक है, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना, यह किसका कार्य है? प्रमस्तिष्क का। इसके बाद है डायनासेफ्लॉन चेतक। यह धूसर द्रव से बना अंडानुमा एक पिंड होता है, प्रमस्तिष्क के बीच में होता है। कार्य क्या है? सुख दुख का प्रसारण करता है। कौन? हमारा डायनासेफ्लॉन चेतक। ठीक है, उसके बाद हाइपोथैलेमस। यह थैलेमस के नीचे स्थित होता है। यह प्रेरित व्यवहार जैसे खाना पीना हो गया, काम भावना हो गया, ठीक है, नियंत्रण, सब का नियंत्रण। खाना हमको भूख लग गया है, नियंत्रण करता है। पानी पीना है, ठीक है, कुछ भावना उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यह पीयूष ग्रंथि के स्रावन का नियंत्रण करता है और शरीर के तापमान तथा तरलों के मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, कार्य। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन होता है? अग्र मस्तिष्क ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखता है, भूख से संबंधित केंद्र होता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचना एकत्रित करता है तथा उनका समायोजन करता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है? आप समझ लीजिए। मध्य मस्तिष्क, यह मस्तिष्क एक छोटा सा भाग होता है। यह प्रमस्तिष्क के आधार के नीचे होता है। इसमें अनेक खांचे होते हैं। इसका भाग धूसर द्रव होता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि पुतली का आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि का प्रतिक्रिया। यह शरीर का संतुलन बनाना, पेशिक क्रियाओं का समन्वय करता है। यह देखने में भी सहायता प्रदान करता है। कौन? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अब है हमारे पास पश्च मस्तिष्क। ठीक है,
यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे रक्त का दाब हो गया, लार आना हो गया, उल्टी हो गया। यह मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। यह पश्च मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। कार्य क्या है? सांस लेना, खांसने में, निगलने में, ठीक है। यह हृदय स्पंद, आहार नाल के क्रमाकुंचन आदि को नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क के भाग, पहला है अनुमस्तिष्क। यह शरीर के क्या करता है? यह शरीर को संतुलन को नियंत्रित करता है। सीधे रेखा में चलना, पेंसिल उठाना, कूदना, ये सब कौन करता है? अनुमस्तिष्क। मेडुला का क्या कार्य है? यह रक्तचाप, दिल का धड़कना, निगलना, खांसना, छींकना, लार आना, उल्टी वगैरह नियंत्रित करता है। और पांच क्या है? यह श्वसन को नियंत्रित करता है। पांच, ठीक है, ये श्वसन को नियंत्रित करता है। में समन्वय किस प्रकार से होता है? जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये आपका छुई मुई का पत्ता है। इसमें क्या होता है? टच करते हैं तो इसका जो पत्तियां होती हैं सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार से हो रहा है? ये समन्वय के कारण हो रहा है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट ये है, शरीर के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र और पेशियां होती हैं। मतलब जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उसके लिए समन्वय के लिए क्या चाहिए? तंत्रिका तंत्र और पेशियां। लेकिन पादपों में ऐसी कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, ठीक है। ऐसी कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। जैसे पहला है कि इसे छुई मुई के पत्तों को छूते ही पत्तियों का मुड़ जाना, क्या है? ये वृद्धि से मुक्त गति है। ये किस प्रकार गति है? वृद्धि से मुक्त गति है। और दूसरा है बीजों से पादप बनना, यह वृद्धि पर आश्रित है, ठीक है। यह वृद्धि से मुक्त है, ये वृद्धि पर आश्रित है। ये दो तरह का क्या हो रहा है? समन्वय हो रहा है, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो छुई मुई का पत्ता है वो सिकुड़ जा रहा है। यहाँ देखो पौधा जो है वो क्या हो रहा है? वृद्धि कर रहा है, ठीक है। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया क्या होता है? पहला है, समझते हैं, वृद्धि से मुक्त गति। यह छुई मुई पादप का एक उदाहरण ले लो तो हम पाते हैं कि पौधों को जिस बिंदु पर टच किया जाता है वो और जिस बिंदु को छुआ जाता है दोनों अलग अलग भाग होते हैं। जहाँ टच करते हैं या जहाँ छुआ जाता है दोनों क्या है? अलग अलग भाग हैं। अर्थात पादपों में स्पर्श होने की सूचना का संचार होता है। जैसे मान लो पादप में टच की तो उसको फील होता है, ठीक है, आभास होता है कि टच हो रहा है, ठीक है। पादप सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन का उपयोग करते हैं। किस प्रकार का रसायन करते हैं? विद्युत रसायन का प्रयोग करते हैं। अंत में पादप कोशिका गति करने के लिए जल की मात्रा में क्या करता है? परिवर्तन करता है, जिस कारण से छुई मुई का जो पादप है, जो पत्ता है, वो क्या होता है? सिकुड़। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में क्या होता है? आकार बदल जाता है। समझ में आया? समझते हैं वृद्धि पर आश्रित गति क्या है। सिर्फ प्रतान समझते हैं। प्रतान मैंने आप देखे होंगे कि खेतों में इस प्रकार का एक फिगर होता है पौधा में, लहर टाइप में, जो किसी के सहारे चढ़ जाता है, ठीक है। आप फिगर को समझ सकते हैं। अब देखो मान लीजिए घर का सीन है, एक उसमें क्या किया गया है? एक लकड़ी को गाड़ दिया गया। देखो पौधे के जो प्रतान है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या होता है? अब सीम का पौधा देखे होंगे या परोर का पौधा देखे होंगे, करेली का देखे होंगे, तो उसको लिए झाँक हम देते हैं, ठीक है। जिस तरह से पौधे क्या करते हैं? चढ़कर उसका लंबाई बढ़ जाता है और फल देते हैं, ठीक है। प्रतान देखिए, मटर, सीम आदि जैसे पौधों दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रतान की सहायता से क्या होते हैं? चढ़ते हैं। प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है। प्रतान होता क्या? पादप का धागे जैसा एक भाग होता है जो किसी क्या होता है? अन्य सहारे पर चढ़ने में सहायता करता है। प्रतान, ये प्रतान है, ठीक है। क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है, ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है, लेकिन क्या होता है? वो किसी के सहारे चलता है, ठीक है। तो प्रतान समझ में आया, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं। अब समझते हैं अनुवर्तन। अनुवर्तन ही होता क्या है, ठीक है। पादपों में बाहरी उद्दीपन के कारण होने वाला जो दिशिक गति होता है वो क्या कहलाता है? अनुवर्तन कहलाता है। यह प्रकाश, जल, यह क्या प्रकाश के कारण हो सकता है, जल के हो सकता है,
गुरुत्वाकर्षण के कारण हो सकता है। ठीक है, यदि पादपों में अनुवर्तन उद्दीपन की दिशा में हो तो उसे धनात्मक, जिस तरफ उद्दीपन हो रहा है यदि उधर ही अनुवर्तन होता है तो धनात्मक कहलाता है, और उसके विपरीत दिशा में होता है तो समझेंगे ऋणात्मक। क्या समझेंगे? ऋणात्मक। ठीक है, जैसे अनुवर्तन के प्रकार, पहला क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। पादपों में क्या होता है? एक ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जड़ है वो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ओर जा रहा है, तो अनुवर्तन किधर हो रहा है? पृथ्वी की ओर, तो वो भी पृथ्वी की ओर जा रहा है तो कहलाएगा धनात्मक में, और ये पृथ्वी की ओर नहीं जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये कहलाएगा ऋणात्मक। तो किसी परोह की ऊपरगामी जो वृद्धि होता है वो धनात्मक, और जड़ की वृद्धि अधोगामी वृद्धि होता है। समझ में आया? दूसरा है प्रकाशानुवर्तन, माने प्रकाश के कारण होता है। जब पादपों के किसी अंग की गति, ठीक है, कि उद्दीपन के कारण प्रभावित हो जाता है तो वो प्रकाशानुवर्तन, माने गति किस कारण? प्रकाश के कारण। यह आप फिगर देख सकते हैं कि जिधर प्रकाश का लाइट आ रहा है, सूर्य का लाइट आ रहा है, सूर्य का जो पौधा है उधर ही मुड़ गया है। ठीक है, तो पादपों की जड़ें प्रकाश के विपरीत में होती है तो ऋणात्मक हो जाएगा, और शाखाएं प्रकाश की ओर होता है तो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब है जलानुवर्तन, मतलब जल के कारण। पादपों में ऐसी गति जो जल के उद्दीपन से होता है। पादपों में जड़ें जल की ओर प्रसारित होती है वो धनात्मक हो जाएगा, और दूर हो जाता है तो ऋणात्मक। देखो इसमें देख सकते हैं कि दो पौधा है, तो देखो इन दोनों पौधा का जो जड़ है वो किधर जा रहा है? जड़ की ओर, और इधर ही जा रहा है, ये अलग जा रहा है। तो जल के कारण उद्दीपन जो होता है वो कहलाता है जलानुवर्तन। ठीक है, अब है क्या है? रसायनानुवर्तन। पादपों में ऐसी गति जो रासायनिक पदार्थ के उद्दीपन के कारण होता है। ठीक है, और जैसे नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है, ये सब क्या है? क्या है? ये है रसायनानुवर्तन, जो रासायनिक प्रक्रिया कारण होता है। ठीक है, तो ये है स्पर्शानुवर्तन। पादपों में ऐसी गति या वृद्धि जो स्पर्श का कारण होता है। किसी प्रतान का किसी पादप के सहारे ऊपर की ओर गति करना, धनात्मक जड़ों के पत्थर आदि के कारण विपरीत दिशा में गति करना ऋणात्मक। आप देख सकते हैं ये क्या है? ये स्पर्श के कारण क्या हो रहा है? इसकी जो प्रतान है ऊपर की ओर क्या हो रहा है? गति हो रहा है। ठीक है, पादप हार्मोन। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? हार्मोन एक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ? रासायनिक पदार्थ होता है, जिसके कारण से हम क्या करते हैं? हमारे बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। उसी प्रकार पादप में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसके कारण से पौधे में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसमें हम समझने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, विकास तथा अनुक्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, क्या करता है? नियंत्रण। वृद्धि माने पौधा बड़ा होता है, छोटा होता है। ठीक है, उसका ग्रोथ होता है मोटाई में, लंबाई में, जो भी। ठीक है, अनुक्रिया मतलब कुछ आभास होता होगा, है ना, तो उसका आभास को वह क्या करता है? हार्मोन के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास प्रकार हैं। ये प्रकार हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और इथाइलिन। ठीक है, देखो पहला हमारे पास क्या है समझिएगा। यह प्ररोह के अग्र भाग में संश्लेषित होता है, मतलब कहाँ पे होता है? पेड़ का सबसे अगला भाग में। यह कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है ना, सहायता करता है, लंबाई बढ़ता है, उसका हाइट बढ़ता है। यह पार्श्व मुकुलन को रोकता है। यह जड़ों को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? जड़ों को बढ़ाता है। ठीक है, पत्तियों को टूटने से रोकता है। क्या करता है? पत्तियों को टूटने से कौन रोकता है? ऑक्सिन। और फलों की वृद्धि में सहायक होता है कौन? ऑक्सिन। तो ये ऑक्सिन हार्मोन है, उसका एक कार्य। ठीक है, और हमारे पास क्या है? दूसरा है जिब्रेलिन।
कहता क्या है, पौधों के तनों की लंबाई बढ़ाने में क्या करता है, तना जो होता है पौधा का, उसका हाइट जो लंबाई होता है वो बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें क्या होता है, बीजों तथा फलों के प्रसुष्ट अवस्था क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद क्या है, यह फलों की संख्या है ना, फलों की संख्या और उनके आकार में क्या करता है, वृद्धि करता है। जैसे जैसे कोई पौधा होता है, उसमें फल होते हैं कि नहीं, एक फल, दो फल, 10 फल, 12 फल, तो संख्या और उनका आकार छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, लंबा है ना। तो इस प्रकार के परिवर्तन को कौन कंट्रोल करता है, जिब्रेलिन। कौन करता है, जिब्रेलिन। उसके बाद अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है, उसके बाद फलों तथा बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है, मतलब किसमें, जो फल होते हैं, बीज होते हैं, उसमें पाया जाता है। फ्लोएम संवहन में सहायक होता है। फ्लोएम समझते हैं कि एक ऊतक है जो पौधों में भोजन का क्या करता है, पूरे पौधे में भेजता है। उसके बाद यह पादपों की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, मतलब यदि पौधा बीमारी हो गया है तो उसको बचाने का काम करता है। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य में WBC होता है ना ब्लड में, उसी प्रकार इसमें क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद अगला हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। क्या है, एब्सिसिक अम्ल। यह पत्तियां झड़ने लगती है और मुरझाती है, मतलब इसके द्वारा क्या होता है, पत्तियां झड़ने लगती है और मुरझा जाती है। उसके बाद क्या कह रहा है, अधिक वाष्पोत्सर्जन, जब ज्यादा वाष्पीकरण होता है तो उसमें क्या होता है, रंध्रों को बंद कर देता है। मुकुल प्रसुष्ट हो जाता है और कोशिका विभाजन में यह सहायता करता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। और पांचवा हमारे पास जो हार्मोन है इथाइलिन। क्या है, इथाइलिन क्या कहता है, यह अनुप्रस्थ भाग की वृद्धि को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है और अनुदैर्ध्य भाग को करता है, रोकता है। मतलब जो हमारा जो पौधा है, उस पौधे का जो अनुप्रस्थ भाग होता है, बीच का भाग होता है, उसको बढ़ने में सहायता करता है और जो अनुदैर्ध्य भाग होता है उसको रोकता है। यह एक कैसा है, गैसीय हार्मोन है और यह क्या होता है, रसदार फलों के पकने में सहायता करता है। जैसे अंगूर हो गया, वो रसदार फल है, जामुन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो फल होता है उसको ऐसे पकने में क्या करता है, सहायता करता है। कौन, इथाइलिन। हमारे बॉडी में बहुत सारे जो हार्मोन हैं पाए जाते हैं और ये जो फिगर के माध्यम से हमने क्या किया है, बताने का प्रयास किया है और इसी चीज़ के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, कि हमारे पास हार्मोन है, हाइपोथैलम है, पिन्नी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, अवटु ग्रंथि है। ठीक है, परावटी है, थाइमस ग्रंथि है, अग्न्याशय है, अधिवरी ग्रंथि है, वृषण है। उसके बाद अंडाशय है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, हार्मोन के उत्पन्न होने वाले अंग हैं जहाँ से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे ग्रंथि के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, ग्रंथि के बारे में। आखिर ग्रंथि होता क्या है, तो ग्रंथि क्या है, ग्रंथि एक संरचना होता है जो रासायनिक पदार्थ का स्राव करता है। क्या करता है, स्राव करता है। अधिकांश हार्मोन का स्राव ग्रंथियों से ही होता है। कहाँ से होता है, ग्रंथियों से होता है। इसके प्रकार क्या क्या है, एक होता है बहिस्राव ग्रंथि, कहता है अपना जो स्राव है वाहिका द्वारा भेजता है। जैसे लार लार होता है। ठीक है, लार जो है वो हमारे मुंह में आता है, तो क्या वो ऐसे उसके लिए कुछ स्पेशल थोड़ी ना बनाया गया है, वो तो सीधे सीधे मुंह में ऐसे क्या होता है, निकल जाता है। तो बाहर में ही निकलता है, मतलब वाहिका द्वारा निकलता है। ठीक है, और एक होता है अंतःस्राव ग्रंथि, जो अपना स्राव क्या होता है सीधे रक्त में छोड़ता है और वाहिका इसमें नहीं होता है, इसलिए इसे वाहिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि। मतलब कहने का मतलब है कि अंतःस्राव ग्रंथि से क्या होता है, जो हार्मोन निकलते हैं वो ब्लड में मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं, ब्लड में। और अग्न्याशय जो है, अग्न्याशय जो निकलता है हार्मोन, वो हार्मोन क्या होता है, दोनों तरह से काम करता है, बहिस्रावी भी काम करता है और अंतःस्रावी भी काम करता है। ठीक है,
अब हम समझते हैं जंतुओं में हार्मोन के प्रकार। पहला है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये होता क्या है? ये अवटु ग्रंथि से स्रावित होता है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन कराया जा सके। मतलब जो हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को क्या करता है? पचाने का काम करता है और हमारे बॉडी को विकास करने में सहायता करता है। यह अवाटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। मतलब जो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ निकलता है? अवाटु ग्रंथि से, जो कहाँ पे पाया जाता है? कंठ में। कहाँ पे? कंठ में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें से हार्मोन निकलता है तो उसके लिए क्या चाहिए? आयोडीन। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गॉइटर नामक बीमारी हो जाता है, जो हम लोग अभी नॉर्मल जीवन में घेंघा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? घेंघा रोग। इस प्रकार से देखो, ठीक है, हमारे गर्दन क्या होता है? फूल जाता है। ठीक है, तो फूला हुआ भाग के रूप में दिखाई देने लगता है, मतलब उसको घेंघा रोग हो गया है। और क्यों हुआ है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन नमक में पाया जाता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए डॉक्टर क्या करता है? सलाह देता है। उसके बाद क्या है? एड्रिनलिन। ठीक है, कौन सा? एड्रिनलिन हार्मोन होता है। ये देखो, ये हमारा क्या है? यकृत है, और यकृत में ही ये हार्मोन पाया जाता है। ये हार्मोन आपातकाल हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपातकाल हार्मोन। ठीक है, जब कोई व्यक्ति भय या तनाव में रहता है तो यह स्राव होता है। मतलब मान लिया कुछ देख के डर गए, या कुछ हॉरर मूवी देख रहे हैं, या कोई बोल दिए, पापा डांट दिए या मम्मी डांट दी, तो हम टेंशन में आ जाते हैं, या टीचर डांट देते हैं। तो इस सिचुएशन में इस जो ग्रंथि है, यहाँ से ये हार्मोन स्रावित होने लगता है। यह वृक्क के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पे? वृक्क के ऊपर, जैसा कि ये दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे यह अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनलिन ग्रंथि से स्रावित होता है। यह सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर की विभिन्न भागों तक पहुंचता है। बस समझ में आया? हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? यही नियंत्रण करता है। ठीक है, मान डर गए, डर जाने के बाद क्या होता है? हमारा जो धड़कन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, जब हम नहीं डरते हैं, तो कंट्रोल में रहता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? हार्मोन का स्राव क्या होता है? हृदय सहित अन्य अंगों तक करने से हृदय का धड़कना बढ़ जाता है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिले, क्योंकि इन अंगों का आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा कंगाल पेशियों की ओर कर देता है। डायाफ्राम तथा पेशियों का संकुचन, श्वसन दर बढ़ जाता है, डर हो जाता है, भय होता है, तो ऑटोमेटिक हमारा जो धड़कन बढ़ जाता है। यह सभी क्रिया जंतु के शरीर के स्थिति को निपटाने का कार्य करती है। मतलब जब हम डर जाते हैं, भय हो जाता है, तो हमारा धड़कन का ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो किस कारण से? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वृद्धि हार्मोन। ठीक है, कहाँ पे? पीयूष ग्रंथि। हमारे बॉडी का मास्टर ग्रंथि है ये। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि से भी कहते हैं, और ये यहाँ से स्रावित होता है। इसका स्थान कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में। यह शरीर के विकास और वृद्धि के लिए क्या है? आवश्यक है। ये नियंत्रित करता है। ठीक है, यह बाल्यकाल में इसका स्राव नहीं होता है तो बौनापन हो जाता है। तो यदि एग्जाम में आ जाए कि बौनेपन के कारण क्या है, तो पीयूष ग्रंथि का स्राव न होना। यदि अच्छी प्रकार से ये स्रावित नहीं होगा तो बच्चा का हाइट नहीं बढ़ेगा। अब है लिंग हार्मोन। ठीक है, लिंग हार्मोन जिसकी सहायता से मेल और फीमेल का डिसाइड करते हैं। ठीक है, पहला है टेस्टोस्टेरोन, जो नर में पाया जाता है। कहाँ पे? वृषण में। ठीक है, यह नर के वृषण में स्रावित होता है। यह लैंगिक परिपक्वता, यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। यह पुरुषों में बाल, दाढ़ी आदि को बढ़ना इसका कारण है। नर में शुक्राणु की क्षमता का नियंत्रण भी कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद
एस्ट्रोजन जो मादा में पाया जाता है, यह अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। यह महिलाओं में लैंगिक परिपक्वता को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह अंडे के परिपक्व करता है और यह गर्भाशय, स्तनों का विकास, चेहरे पर बाल आना, मासिक चक्र आदि इसी का परिणाम। मतलब जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनमें जो परिवर्तन होते हैं, उन सभी परिवर्तनों का मेन जो कारण है वो एस्ट्रोजन है, जो हार्मोन है, जिसके कारण से लड़कियों में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब है इंसुलिन। यह अग्न्याशय से स्रावित होता है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यह इंसुलिन उचित मात्रा में स्रावित न हो तो शर्करा की मात्रा बढ़ने पर कई हानिकारक प्रभाव होते हैं। मतलब जिसको बोलते हैं शुगर बीमारी। ठीक है, शुगर बीमारी होने का मेन कारण है हार्मोन जो अग्न्याशय से निकलता। इसके अलावा अन्य हार्मोन है कैल्सिटोनिन। यह परावर्तक ग्रंथि से स्रावित होता है, जो फास्फेट तथा कैल्शियम के उपापचय में सहायता करता है। ग्लूकागोन जो अग्न्याशय से स्रावित होता है। मोचक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है, जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रसारित करता है। यहाँ पे कुछ टेबल दिए गए हैं, उसके कार्य क्या क्या हैं, कुछ नाम दिए गए हैं। इसको एक बार देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए चैप्टर में नए एनर्जी और ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।